नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम हमारी पॉलिटी सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, ये वो सिद्धांत है जो हमारी सरकार को एक कल्याणकारी आदर्श समाज की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चूँकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जाते, फिर भी देश के संचालन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डीपीएसपी क्या है, इनका महत्व क्या है और हमारे संविधान में कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में इनको शामिल किया गया है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विषय। तो आज का हमारा विषय है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को भाग 4 में शामिल किया गया है और अनुच्छेद है हमारे 36 से 51 तक। और प्रेरित ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भाग 4 में 36 से 51 में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है और इसका उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब एक बात नोट डालकर याद कर लीजिएगा कि जो डीपीएसपी हैं वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होती। चूंकि ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी हमारे उसमें संविधान में इनका बहुत बड़ा रोल है। ये न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है। अब डीपीएसपी से संबंधित कुछ कथन हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जल्दी से कि किसने क्या कहा है। तो कथन क्या क्या है? केटी शाह ने क्या बोला है डीपीएसपी को? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो सब सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसका कथन है? ये कथन है केटी शाह का। उसके बाद बात करते हैं हम जी ऑस्टिन की। तो जी ऑस्टिन साहब ने क्या कहा? जी ऑस्टिन साहब ने कहा डीपीएसपी को संविधान की आत्मा। इन कभी कभी डायरेक्ट इन कथनों से भी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा? जी ऑस्टिन ने। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। उसके बाद बात करते हैं हम केसी व्हीलर की। तो केसी व्हीलर ने डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। उसके बाद आते हैं हम एल.एम. सिंघवी पर। एल.एम. सिंघवी जी ने क्या कहा? एल.एम. सिंघवी जी ने कहा है डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा है। और टी कृष्णमाचारी ने डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा है। तो ये थी हमारे डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ कथन या स्टेटमेंट्स। उसके बाद नोट डालकर याद कीजिए कि कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने ऊपर भी बताया है कि यह न्यायालय में वाद के योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो वो डीपीएसपी को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। अब इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग वो हमारे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी में हमारे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ये सभी किस में आते हैं? हमारे इस समाजवादी सिद्धांत में आते हैं। उसके बाद आता है गांधीवादी सिद्धांत। अब गांधीवादी सिद्धांत में कौन से अनुच्छेद आते हैं? हमारे अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48। ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे गांधीवादी सिद्धांत में। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत की। उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आते हैं हमारे उदार बौद्धिक सिद्धांत में। अब आगे बात कर लेते हैं हम डीपीएसपी के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उनके बारे में। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 36 में, आर्टिकल 36 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 36 में दिया गया है राज्य की परिभाषा। उसके बाद आर्टिकल 37 आता है। तो आर्टिकल 37 में डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 38 एक के बारे में। तो आर्टिकल 38(1) में क्या दिया गया है? आर्टिकल 38(1) में दिया गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करें। हर राज्य का ये कर्तव्य है कि उस राज्य में जो भी लोग रह रहे हैं वो उनके लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करें। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल
39 की। तो आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 39 में दिया गया है सामाजिक व आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना। उसके बाद आर्टिकल 39 क की बात करते हैं, या 39(1) भी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी सभी को समान रूप से आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और जो कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, उनको फ्री में विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई अपना वकील हायर नहीं कर सकता खुद से, तो सरकार उसे एक सरकारी वकील प्रोवाइड करती है। तो उसका मतलब यही है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 39 घ के बारे में, कि स्त्री व पुरुषों को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। स्त्री व पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं है कि पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिले और स्त्रियों को कम वेतन मिले, सबके लिए समान वेतन का प्रावधान है। अब नोट 39 जो ये घ है, इसके उल्लंघन होने पर, अगर इस आर्टिकल का उल्लंघन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल 14 और 16 के साथ कोर्ट जा सकते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि अगर हमारे इस आर्टिकल का उल्लंघन होता है, स्त्री पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिलता, तो हम आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के साथ कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन पर बात की गई है। आर्टिकल 41 में सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 42 पर। आर्टिकल 42 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है काम करने की न्याय संगत व मानवीय दशाएं और स्त्री प्रसूति सहायताएं, यानी कि जो भी व्यक्ति जो मजदूर हैं या कहीं किसी फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उनको वहाँ पर ऐसी कंडीशन होनी चाहिए काम करने की, उनको वहाँ पर अच्छा वातावरण मिलना चाहिए काम करने का। ये नहीं है कि वहाँ पर साफ सफाई न हो या कूड़ा करकट हो, या फिर दशा ऐसी हो कि वो व्यक्ति वहाँ काम कर ही ना सके। तो आर्टिकल 42 हमारा ये कहता है कि काम करने की न्याय संगत व मानवीय दशाएं होनी चाहिए, परिस्थितियां अनुकूल होनी चाहिए, और स्त्रियों को प्रसूति सहायता मिलनी चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 क्या बोलता है हमारा? आर्टिकल 43 कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। जो लोग कृषि करते हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन मिल सके। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 43। उसके बाद बात करते हैं हम आर्टिकल 43 क के बारे में। तो आर्टिकल 43 क्या कहता है? कि कर्मचारी की औद्योगिक संस्थाओं में प्रबंधन में भागीदार बनाया जा सके। अब जो कर्मचारी जो औद्योगिक संस्थानों में काम करते हैं, तो उनका प्रबंधन, उनका संचालन कैसे हो, उसमें उन कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जा सके। ये हमारा कौन सा अनुच्छेद कहता है? ये अनुच्छेद 43 क कहता है। इसको कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम अनुच्छेद 43 ख के बारे में। तो अनुच्छेद 43 ख क्या कहता है? सरकारी समितियों का गठन। ये कब सहकारी समितियों का गठन ये कब जोड़ा गया था? 97वां संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ था, उसमें अनुच्छेद 43 ख को जोड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 44 की। समान नागरिक संहिता आज़ादी के बाद लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? गोवा था। तो जो अनुच्छेद 44 को, आर्टिकल 44 को, जो समान नागरिक संहिता से रिलेटेड है, उसको सबसे पहले लागू कौन से स्टेट ने किया था? गोवा ने। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का अधिकार। जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनको प्री प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए और उनको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 45। उसके बाद आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या दिया गया है? एससी तथा एसटी के आर्थिक व शैक्षणिक विकास का प्रावधान। जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास कैसे होना चाहिए, उसका प्रावधान हमारे किस में दिया गया है? वो दिया गया है हमारे आर्टिकल 46 में।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 47 की। तो आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 कहता है नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध एवं पोषण स्तर में सुधार। अब जो नशीले पदार्थ हैं उन पर प्रतिबंध लगाना और पोषण स्तर में सुधार करना, ये बात आर्टिकल 47 में दी गई है। उसके बाद आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि व पशुओं की सुरक्षा और गो हत्या पर रोक लगानी चाहिए। उसके बाद आता है आर्टिकल 48 का क्या बोलता है? पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा। उसके बाद आता है आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 में क्या प्रावधान दिया गया है कि जो राष्ट्रीय व ऐतिहासिक स्मारक हैं, हमारी जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनकी रक्षा करना, ये किस में दिया गया है? आर्टिकल 49 में। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को अलग करना। और आर्टिकल 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा तथा भारत की विदेश नीति से संबंधित निदेशक तत्व। ये बात किस में लिखी हुई है? ये लिखी हुई है आर्टिकल 51 में।